Hello everyone, in this video we will be going to discuss about the equilibrium of a rigid body और इस डिस्कशंस में we are going to concentrate on the motion of rigid body rather than the general systems of point particles क्योंकि point particle के केस में rotational motions defined नहीं होता है लेकिन rigid body के केस में rotational motion defined होता है इसीलिए इसके equilibrium के लिए कुछ conditions बढ़ जाते हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको अच्छी तरह से जानेंगे. So let's move on. First thing, that what is the effect of external forces on a rigid body? जब किसी रिजिड बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्सेस लगता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है. सबसे पहले जैसे सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एक्ट किया, ठीक है, एट इट सेंटर ऑफ मास. अगर इस पे एक फोर्स एफ एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसलेशनल मोशन करेगा. इट विल डू द ट्रांसलेशनल मोशन. दैट इज इन अदर वे वी कैन से दैट द फोर्स अफेक्ट द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी. अब ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी को अफेक्ट करने का क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं द फोर्स गिव्स लीनियर मोमेंटम टू द बॉडी या फोर्स चेंजेस द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी. ठीक है, जैसे यहाँ आप देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस स्लोप से ऊपर से नीचे स्लाइड कर रहा है. इट इज द ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग और ये जो स्लाइडिंग हो रहा है वो किसके इफेक्ट से वजह से हो रहा है, तो इसका जो वेट कंपोनेंट है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, जैसे इसका वेट क्या लग रहा होगा, नीचे एम लग रहा होगा, इसका एक कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा. ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से ही ये ऑब्जेक्ट जो है सो नीचे स्लाइड कर रहा है और स्लाइडिंग मतलब ट्रांसलेशनल मोशंस हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स क्या है किसी रिजिड बॉडी पे, कि वो उस बॉडी के ट्रांसलेशनल स्टेट्स को चेंज करता है, मतलब उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम को चेंज करता है. साथ में अगर यहाँ देखें तो एक छोटा सा फोर्स जो है इस बॉडी को रोटेट करने पे भी मजबूर कर देता है. जैसे ये बॉडी अभी क्या होगा कि रेस्ट में है और अचानक से फिंगर से एक फोर्स लगा और ये रोटेट करना स्टार्ट कर दिया. तो इन द अदर वे वी कैन ऑल्सो से दैट कि एक्सटर्नल फोर्स चेंजेस द रोटेशनल स्टेट ऑफ ए रिजिड बॉडी. और अगर हम बात करते हैं रोटेशनल स्टेट को चेंज करता है तो रोटेशनल स्टेट को अगर चेंज करता है तो कहीं ना कहीं जो है सो रोटेशनल मोमेंटम जो होता है कहीं ना कहीं क्या करता है वो चेंज, तो इट चेंजेस द रोटेशनल मोमेंटम, मतलब टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है रोटेशनल स्टेट को चेंज करता है, मतलब कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम को चेंज करता है. एक्सटर्नल फोर्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम को भी चेंज कर रहा है. जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जब बॉडी रोटेट करने लगता है तो रोटेट जैसे ही करने लगता है तो एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो इसका मतलब है कि उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज किया. ठीक है, उस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशंस आया. और यहाँ जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसका लीनियर स्टेट चेंज हुआ, मतलब चेंज इन मोमेंटम हुआ, लीनियर मोमेंटम में चेंज हुआ. और वैसे भी हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से कि फोर्स एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम को चेंज करता है. तो दो इफेक्ट हुआ, लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा, ठीक है, और आपका एंगुलर मोमेंटम, दोनों इफेक्ट होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से. ठीक है, तो अब बात आती है कि चलिए एक्सटर्नल फोर्स की वजह से दोनों स्टेट चेंज, दोनों मोमेंटम चेंज होता है, लीनियर मोमेंटम भी और एंगुलर मोमेंटम भी. अब कह रहा है कि ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, कोई भी रिजिड बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब कही जाएगी, इफ बोथ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर नॉट चेंजिंग विद द टाइम. जब उस ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में या टाइम के साथ नहीं चेंज करेगा. या इक्विवेलेंटली दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि द बॉडी हैज नाइदर लीनियर एक्सेलरेशन, और आप इसको लिख सकते हैं, और द बॉडी हैज नाइदर लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन. तो यही कहने का मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी आपको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में तब कही जाएगी जब उसका लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम बोथ आर नॉट चेंजिंग विद द टाइम. और ये कब पॉसिबल होगा, जब बॉडी के पास न तो लीनियर एक्सेलरेशन होगा और न ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा. आपने पढ़ा है कि अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ देखेंगे फॉर ए ट्रांसलेशनल मोशन में, तो एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. तो अगर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, अगर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रह गया तो इससे क्या इंप्लाई होता है, इफ द मोमेंटम इज कांस्टेंट, इसका मतलब यही है कि जो एफ एक्सटर्नल है, यही ना, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. तो ये क्या हो गया, एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया, एंड दिस इंप्लाइज दैट द एक्सीलरेशन जो होगा इज इक्वल टू क्या चीज, जीरो होगा. सिमिलरली आपने पढ़ा क्या चीज कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क टाउ,
टाउ इज इक्वल नेट टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जैसे ही आपने कहा कि टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, इसलिए जब क्या होगा कि जब नेट टॉर्क जो है बॉडी पे, अगर टॉर्क जो नेट टॉर्क लग रहा है अगर वो जीरो है, तभी आपका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अल्फा वो जीरो होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, तो जो ये कंडीशंस हैं रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम का, ये कहीं ना कहीं दो चीज़ों पे इशारा करते हैं, और वो ये कि नेट एक्सटर्नल फोर्स या सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, ये जो इशारा करते हैं कि सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज जीरो। अब एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप इसको लिख सकते हो कि सिग्मा एफ, ठीक है, आई, ये हो गया सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। मान लो कि एन फोर्सेज अगर बॉडी पर लग रहा है तो मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू 1 to n, एंड ये जो हुआ क्या हुआ, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये क्या हो गया, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन बॉडी, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन का जो जीरो होने का कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, जो मैं ये कह रहा हूं कि नाइदर लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, द बॉडी हैज नाइदर लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, और लीनियर एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, एंड दैट्स वाई इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल, तो लीनियर एक्सेलरेशन मेरा जीरो होगा। और हम लोगों ने पॉइंट पार्टिकल के इक्विलिब्रियम के कंडीशंस में यही चीज को अप्लाई किया था, हमने पॉइंट पार्टिकल के इक्विलिब्रियम के केस में इसी कंसेप्ट को अप्लाई किया था। लेकिन रिजिड बॉडी के केस में क्या होता है कि रोटेशनल मोशन डिफाइंड होता है, पॉइंट पार्टिकल के केस में रोटेशनल मोशन डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि कोई पॉइंट पार्टिकल क्या रोटेट करेगा जो है सो, इसका कोई रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन रिजिड बॉडी है तो उसका एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम का भी कंडीशन है, जो ये कहता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो के लिए वो कहता है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस मस्ट बी जीरो, एंड दैट्स वाई ये कह रहा है क्या चीज़ कि टॉर्क मतलब सिग्मा क्या चीज़ एन मान लो एन फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क लग रहा है, तो आई इज इक्वल टू 1 to n, and this is tau I and this is equal to 0, and this is the condition for the rotational equilibrium। ये क्या है, ये था condition for linear equilibrium, ये क्या था, condition for translational equilibrium, ठीक है। और ये क्या कंडीशन था, द कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है साइमल्टेनियसली, तभी जाके कोई रिजिड बॉडी आपको इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में मानी जाएगी। अगर कोई पॉइंट पार्टिकल होता तो केवल ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड हो जाता ना, ये कंडीशन, तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट पार्टिकल या वो जो सिस्टम है विच इज बेसिकली द जनरल सिस्टम्स ऑफ द पार्टिकल्स, वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन कोई रिजिड बॉडी की बात हो रही है तो ये कंडीशन के साथ साथ जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का जो कंडीशंस है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का जो कंडीशंस है, इसको भी सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, तब जाकर के कोई भी रिजिड बॉडी आपको इक्विलिब्रियम में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कही जाएगी। तो हम लोगों ने देखा ये कंडीशन। अब इसी कंडीशंस को मैं फॉर्मलाइज कर देता हूं कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी मस्ट बी जीरो। दिस इज सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एंड ft। दिस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज जीरो, जो मैंने बताया। और ये अगर जीरो है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंजेस विद द टाइम। दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द कंडीशन कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंजेस विद द टाइम। ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ क्या होगा, तो बॉडी डज नॉट चेंजेस विद द टाइम, डज नॉट चेंजेस विथ टाइम। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा हो गया कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज इक्वल टू जीरो, देन ओनली द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद द टाइम। और दूसरा कंडीशन हमारा क्या हुआ कि क्या चीज कि टोटल टॉर्क मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, ठीक है, इज जीरो। तो सिग्मा मैंने लिखा टाउ आई t equal to 1 to n and this is equal to 0। this is the conditions for रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और ये दोनों कंडीशन क्या है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये कंडीशंस, ठीक है, ये कंडीशन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये कंडीशन फ्रॉम द इक्वेशन टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये कहता है कि अगर सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ द टॉर्क अगर जीरो है तो कहीं ना कहीं जो है तो क्या है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंजेस विद द टाइम। ये कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी
डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कब चेंज नहीं करेगा, जब सम ऑफ द टॉर्क ऑन ए रिजिड बॉडी इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर सम ऑफ फोर्स। तो दो कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना हमारा जरूरी है, तभी पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। किसको, पार्टिकल नहीं, सॉरी, रिजिड बॉडी को हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे, जब ये दोनों कंडीशंस हमारा फुलफिल होगा। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने कंडीशंस को डेप्थ में पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन उठता है, इस सवाल का जवाब देना जरूरी है कि टॉर्क जो है वो तो हम लोग किसी भी बॉडी के एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट लेंगे। टॉर्क हमेशा हम क्या लेते हैं, टॉर्क इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट और विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर एक्सिस। सो वन में रेजेज ए क्वेश्चन वेदर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है आपका, कि सिग्मा सम ऑफ द ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी, मान लो कि एन टॉर्क्स लग रहे हैं, एन फोर्सेस की वजह से एन टॉर्क लग रहे हैं, तो ये जो सम है टॉर्क का इट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये जो टॉर्क तुम कैलकुलेट करोगे ये एक पर्टिकुलर ओरिजिन के अबाउट होगा। सो वन में रेजेस द क्वेश्चन वेदर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशंस रिमेन्स वैलिड इफ द ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू विच द टॉर्क इज टेकन इज शिफ्टेड। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क मान लो कि किसी रिजिड बॉडी का निकाला, अगर उस दूसरे पॉइंट के अबाउट हम निकालेंगे तो हो सकता है कि हमारा रिजल्ट चेंज कर जाए, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो उस पॉइंट के अबाउट, पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकलता है। तो हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बात कही जा रही है, अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे जिसके अबाउट हम टॉर्क निकालते हैं और इसकी वैल्यू बदल जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है वो सही से होल्ड ही नहीं करेगा। तो इसी केसेस के लिए क्या है कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने कहा कि एक रॉड है, एक रिजिड रॉड है ए बी, ठीक है, रॉड क्या है हमारे पास, एक ए बी एक रॉड है और इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, बी पॉइंट पे फोर्सेस एफ लग रहा है, ठीक है, और ए पॉइंट पे हमने लिखा है माइनस एफ फोर्सेस, मतलब कि जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है बी पॉइंट पे, उसके अपोजिट डायरेक्शंस में ए पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। अगर हम इस ओरिजिन ओ के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करें इस दोनों फोर्सेस का, और टॉर्क कैलकुलेट करने से पहले हम लोग एक चीज़ नोटिस कर लें कि सम ऑफ द फोर्सेस जो लग रहा है, बी पॉइंट पे लग रहा है वेक्टर एफ फोर्स और ए पॉइंट पे लग रहा है माइनस ऑफ एफ फोर्स। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जीरो हो गया, मतलब नेट फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है, दिस इज नेट फोर्स ऑन ए बॉडी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बॉडी हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ये तो हम लोग कह सकते हैं। लेकिन ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये तो समझ में आ गई। अब हम लोग टॉर्क निकालेंगे इसके अबाउट, टॉर्क हम इस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट लेंगे, और हमें चाहिए कि भाई टॉर्क क्या वैल्यू निकलता है, इसी में इंटरेस्टेड है। हम देखना चाहते हैं कि जो ओरिजिन है, जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालते हैं, अगर उसको हम चेंज करते हैं तो क्या हमारा कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम होल्ड करता है कि नहीं होल्ड करता है। तो मैं इसको ओरिजिन लेता हूं और इस ओ पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क निकालता हूं। तो टॉर्क अबाउट जो पॉइंट ओ होगा, मैंने लिखा टॉ। तो सबसे पहले देखो, तो इस फोर्स की वजह से ये जो फोर्स लग रहा है ये माइनस एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, यही होता है टॉर्क का फॉर्मूला। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो जाके देखें, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इस ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो क्या है, R1. This is the position vector of the point A where the force is being applied with respect to the origin. तो मैं लिखूंगा क्या चीज़, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन ही कर देता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ क्या चीज़, मैं इसको लिखूंगा पोजीशंस वेक्टर R1 क्रॉस ऑफ माइनस ऑफ F, ठीक है, और प्लस अब देखो बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क ओरिजिन के अबाउट लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पोजीशंस वेक्टर R2 और क्रॉस ऑफ F। तो कहीं ना कहीं मैं इसको लिख सकता हूँ क्या चीज़ कि F कॉमन ले लेते हैं, तो ये R1 माइनस R2 इंटू यहाँ पे क्रॉस ऑफ F, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस ये क्या है, ये बेसिकली क्या वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको नॉर्मल प्रोडक्ट में समझिएगा। तो ये R1 माइनस R2 हो गया। अब जरा वेक्टर के कंसेप्ट को इस्तेमाल करो तो तुम ये लिख सकते हो कहीं ना कहीं कि R1, ठीक है, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर AB, ठीक है, ये जो AB है सो एंड दिस इज इक्वल टू R2। ये किस कंसेप्ट से हम लोग लिख रहे हैं भाई, फ्रॉम ट्राइंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, किससे लिख रहे हैं, फ्रॉम ट्राइंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
वेक्टर एडिशन। इस नियम का इस्तेमाल करके हमने लिखा, तो कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर AB। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, AB, वेक्टर AB क्रॉस ऑफ F। ये हो गया द नेट टॉर्क ऑन द रिजिड रॉड अबाउट दिस ओरिजिन। अब देखो इसमें जो AB है और जो फोर्स है ये दोनों क्या है, ओरिजिन इंडिपेंडेंट है, ओरिजिन इंडिपेंडेंट है, मतलब कहीं ना कहीं देखो पेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं तुम ये कह सकते हो कि जो इस पॉइंट के अबाउट जो हम लोगों ने टॉर्क कैलकुलेट किया इस रिजिड रॉड पे, उसका जो वैल्यू आया वो कहीं किसी भी तरह से इस ओरिजिन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फोर्सेस थे वो बराबर थे। ये देखो ये फोर्सेस बराबर थे, एफ और माइनस एफ। अगर ये फोर्सेस अलग अलग होते तो ऑफकोर्स आपका टॉर्क जो है इस पॉइंट के अबाउट क्या होता, तो डिपेंडेंट होता ओरिजिन पे। तो इसी बात को यहां समझाने की कोशिश की जा रही है कि इफ द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन होल्ड्स, क्योंकि अगर यहाँ पे ये जो कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता, मतलब क्या चीज़ की फोर्सेस जो लग रहे थे, दो फोर्सेस थे, मान लो ये F1 लगता और F2 लगता और दोनों आपस में बराबर नहीं होते, तो कहीं ना कहीं रोटेशनल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड नहीं होता। क्या होता, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, डज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। और अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता तो ये जो तुमने टॉर्क निकाला है और उसकी वैल्यू जो तुमको ओरिजिन से इंडिपेंडेंट आई है, ये वैल्यू ओरिजिन से इंडिपेंडेंट नहीं आती। इसलिए कहता है कि इफ द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशंस होल्ड्स फॉर ए रिजिड बॉडी, अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि सिग्मा सम ऑफ द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी इट शुड बी जीरो, जब मान लो कि n फोर्सेस लग रहा है तब। अगर ये कंडीशन हमारा होल्ड नहीं करता इस रिजिड बॉडी पर, ठीक है, इस रिजिड बॉडी पे अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करता तो क्या होता कि तब हमारा जो है सो टॉर्क ओरिजिन डिपेंडेंट आता, तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क अलग अलग हो जाता। तो इसी चीज को कहता है कि इफ द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशंस होल्ड्स फॉर ए रिजिड बॉडी देन सच ए शिफ्ट ऑफ ओरिजिन डज नॉट मैटर, that is the rotational equilibrium condition is independent of the location of origin about which the torque is taken। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम का जो कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि टॉर्क आपको ओरिजिन इंडिपेंडेंट है, इसलिए रिजल्ट सेम ही आएगा। अब समझते हैं हम लोग एक और बात कि हमने दो इक्वेशंस निकाला किसके लिए, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी के लिए। एक था हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन जो कह रहा था कि एफ आई सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इट मस्ट बी जीरो। मान लो एन फोर्सेस काम कर रहे हैं तो ये जीरो होने चाहिए। और इस इक्वेशन से आप लोग तीन इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो है स्केलर इक्वेशन आप इससे डिराइव कर सकते हो। पहला क्या चीज़ कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, और जो x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ आई एक्स इट मस्ट बी जीरो। ठीक है, ये कंपोनेंट इक्वेशंस हैं। उसी तरह से आप ये कह सकते हो कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n और एफ आई वाई सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो। और तीसरा हो सकता है कि आई इज इक्वल टू 1 to n और एफ आई जेड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब ये जो तुम्हारा आया एफ आई एक्स और ये जो है एफ आई वाई और ये जो है एफ आई जेड, ये एक्चुअली में क्या है, तो दीज आर द एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ, ये क्या है, ये है एक्स वाई और जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है, जो एफ आई फोर्स लग रहा है इसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट ही है। तो हम लोगों को तीन स्केलर इक्वेशंस मिल जाता है, इस एक लीनियर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशन से हमें तीन स्केलर इक्वेशंस मिल गए। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों ने कहा कि सम नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी आई टू एन, मान लो एन फोर्सेस लग रहे हैं तो उसकी वजह से जो टॉर्क है सबको जब हम सम करते हैं इट शुड बी जीरो। ये क्या है, ये है हमारा कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कंडीशन, ठीक है, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ये जो कंडीशन में क्या है, जो टॉर्क है वो वेक्टर है, तो कंपोनेंट फॉर्म में ये तीन इक्वेशंस को आपको देगा। पहला इक्वेशन क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 to n और टाउ आई एक्स, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 to n और टाउ आई जेड इज इक्वल टू जीरो। और तीसरा क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 to n और फिर ये एक्स वाई कर लो इसको और टाउ आई जेड इज इक्वल टू जीरो। तो कहीं ना कहीं ये फिर तीन इक्वेशन जो हो गए, तो तीन इक्वेशंस हैं। और यहाँ पे जो तुम्हारा ये टाउ है, टाउ आई एक्स, टाउ आई वाई और टाउ आई जेड, ये एक्चुअली में क्या है, तो ये है एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क, एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ
क्या है, टॉर्क के एक्स वाई जेड कंपोनेंट हैं। तो तुमने क्या देखा कि ये जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो इससे 6 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आपको मिले, और ये 6 इंडिपेंडेंट, इन दोनों से 6 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस मिला, ठीक है, क्या मिला, 6 इंडिपेंडेंट इक्वेशन, इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमको मिला। और ये कह रहा है क्या चीज, ये जो 6 इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, इट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो 6 इक्वेशंस, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में 6, ये 6 इक्वेशंस जो है ना, वो सेटिस्फाइड होने चाहिए फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। लेकिन अब ये 6 इक्वेशंस, थोड़ा सा सिचुएशंस आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन जनरली क्या होता है, ये ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें फोर्सेस जो हैं, दे आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी लाई इन ए सिंगल प्लेन एज शोन इन द फिगर। तो फोर्सेस, जैसे यहाँ फोर्सेस क्या हैं, वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब फोर्सेस क्या हैं, तो को प्लेनर हैं। क्या है ये, फोर्सेस आर को प्लेनर, को, ठीक है, प्लेनर। फोर्सेस क्या है, तो को प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में जो है सो सारे फोर्सेस लाई कर रहे हैं। तो इस केस में वी नीड ओनली 3 कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। इस केस में हमको कितने कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, टोटल तो इक्वेशन निकला 6, लेकिन अभी जो है सो ओनली 3 कंडीशंस नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। क्या होगा इसमें, ओनली 3 कंडीशंस नीड्स टू बी सेटिस्फाइड, ठीक है, ओनली 3 इक्वेशन, या आप कह सकते हो कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड, ठीक है, नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फोर्सेस को प्लेनर लग रहे हैं। क्या होगा, सम ऑफ द कंपोनेंट, इसमें देखो एक्स वाई प्लेन में ही फोर्सेस लाई कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा इसको, मान लो कि आई, मान लो एन फोर्सेस काम कर रहा था, आई इक्वल टू 1 to n, और एफ आई एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होगा, तो आई इज इक्वल टू 1 to n और एफ आई वाई दिस इज इक्वल टू 0। तो इस प्रॉब्लम के केस में जहां फोर्सेस कोप्लेनर हैं, वहां इन ये दो इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड होने हैं, ठीक है, ये 2 इक्वेशन से ही बॉडी क्या प्रूफ हो जाएगा कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस का कोई जेड कंपोनेंट नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ये इक्वेशन है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई जेड, ये इक्वल टू 0, ये ऑटोमेटिकली यहाँ सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि फोर्सेस कोप्लेनर थे, तो उसका जेड कंपोनेंट तो 0 होना ही होना है। तो 2 कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाइड होने हैं, और ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए है। और एक कंडीशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये बॉडी जब रोटेट करेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी ओरिजिन के अबाउट, मान लो इसके अबाउट ये बॉडी रोटेट करता है, ठीक है, ये बॉडी इसके अबाउट क्या करता है, तो रोटेट करता है। तो उस केसेस में जो है सो जब हमारा टॉर्क का इक्वेशंस क्या होगा, टॉर्क का केवल जेड कंपोनेंट हम लोग लेंगे, क्योंकि जो आपका टॉर्क जो होगा केवल जेड कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि बाकी जो टॉर्क का कंपोनेंट है वो क्या होगा, इस केस में तो 0 होगा। तो यहाँ जो होगा वो क्या होगा, टाउ आई जेड सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एंड टाउ आई जेड इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया तो मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम का ये क्या है, कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो हमारा मतलब टोटल 3 कंडीशन जो हैं, सो वी नीड ओनली 3 कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। द 2 इक्विलिब्रियम जो है क्या चीज, द 2 ऑफ दीज कंडीशंस कॉरस्पॉन्ड टू द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और ये कह ही रहा है कि ये जो कंडीशंस हैं, ये 2 कंडीशंस हैं वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को लेकर के हैं, और जो थर्ड कंडीशंस कॉरस्पॉन्ड्स टू द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो टोटल 3 में ही मेरा काम निपट जाएगा जो है। सो तो ये जो कंडीशन है आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, वो एक्चुअली में क्या है कि सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क along any axis perpendicular to the plane must be 0। इससे क्या निकला कि sum of the component of force, sum of component of torque along any axis perpendicular, ठीक है, to the plane of force, perpendicular to the plane of force, इट शुड बी 0, तब जाकर रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने तो ये चीज़ देख लिया कि भैया रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के इकट्ठे ही सेटिस्फाइड होने की वजह से ही कोई रिजिड बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में मानी जाएगी। अब क्या है कि ए बॉडी मे बी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का कहने का मतलब है कि हो सकता है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वाला जो कंडीशंस है वो होल्ड करे और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होल्ड नहीं करे, या ऐसा भी हो सकता है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होल्ड करे और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होल्ड नहीं करे। तो इसीलिए वैसे बॉडीज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। जैसे यहाँ देखो, ये एक रिजिड बॉडी है, एक सर्कुलर रिजिड बॉडी है, और इस बॉडी पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस रिजिड बॉडी। एक एफ है और यहाँ इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एफ है। तो इसको अगर देखो तो तुम क्या कह सकते हो कि जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो एफ नेट है, नेट फोर्स जो इस बॉडी पे लग रहा है, वो क्या लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो तो एफ प्लस एफ
और नीचे माइनस ले लो तो माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एंड दिस इज इक्वल टू 0, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन होल्ड, कंडीशन क्या हो रहा है यहाँ पे, ये होल्ड कर रहा है यहाँ पे, ये तो बात सही है, इसका मतलब बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अब आती है बात कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भाई है कि नहीं है। तो ये देखो यहाँ से, ये अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, रोटेशनल एक्सिस हमारा अगर ये एक्सिस है, तो इसका देखो ट्वाइस ऑफ एफ का टॉर्क क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू जो ट्वाइस ऑफ एफ होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, इसलिए इस फोर्स की वजह से टॉर्क नहीं पैदा हुई। इस फोर्सेस की वजह से टॉर्क है वो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, इधर की ओर घुमाने की कोशिश करेगा, और इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो इसको इधर की ओर घुमाने की कोशिश करेगा। तो तुम देखोगे क्या चीज़ कि जो टाउ नेट है, नेट टॉर्क जो हो गया बॉडी पे, वो क्या आ गया। तो यहाँ से देखो, अगर सपोज करो कि ये डिस्टेंस जो है एक्सिस से मान लो एल है, यहाँ भी एक्सिस से एल है, तो तुम कहीं ना कहीं लिख सकते हो कि एल इंटू एफ, ठीक है। और इसका जो टॉर्क का डायरेक्शन मान लो कि ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन तुमको क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, हमने ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो मेरा टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, ठीक है, जो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज जो टॉर्क होगा वो हमारा एज्यूम्सन है कि वो निगेटिव होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की जनरल एज्यूम्सन है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब इस फोर्स की वजह से जो ये एफ फोर्स लग रहा है बॉडी पे, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट को ये क्या बोलेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका टॉर्क हो गया नेगेटिव, माइनस माइनस एल इंटू एफ, और फिर प्लस करेंगे तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क हो गया एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ एल इंटू एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और ये कट जाएगा, मतलब नेट टॉर्क यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है कि I इक्वल टू 1 to n और एफ आई, और दिस इज इक्वल टू 0, ये होल्ड कर रहा है। और साथ में हमारा जो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है 1 to n और टाउ आई एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये दोनों होल्ड कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो गया है, ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो गया। अब जरा इस कंडीशंस को देखो जरा सा, यहाँ पे देखो तो फोर्स ऊपर लग रहा है, यहाँ पे फोर्स नीचे लग रहा है। सपोज करो ये मेरा सेंटर है, मैं इसको लाइन से मिला देता हूँ, रेडियस एल मान लो। तो क्या होगा कि ये जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इस फोर्स की बॉडी वजह से, और ये फोर्स नीचे वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा। ये जो रोटेशन हुआ वो क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। दिस रोटेशन इसको ऐसे घुमाया, और ये वाला फोर्स जो ऊपर वाला फोर्स है वो इसको ऐसे घुमाया। तो कहीं ना कहीं नहीं देखो तो नेट टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क नेट है। तुम देखो ना, इसको ऐसे ऊपर घुमाया मतलब क्लॉकवाइज घुमाया, यहाँ भी क्लॉकवाइज घुमाया, तो जो नेट टॉर्क होगा टाउ नेट इस केस में वो क्या होगा, तो ट्वाइस ऑफ एल इंटू एफ होगा, नेट टॉर्क होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। तो टॉर्क यहाँ पे क्या है, तो जो टॉर्क नेट टॉर्क है बॉडी पे, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया मतलब ये बॉडी हमारा क्या हो गया, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, बॉडी इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर देखो तो ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। तो अगर हम एफ नेट निकालेंगे, नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो ये एफ माइनस ऑफ एफ हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं क्या चीज़, कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये बॉडी को हम क्या बोलेंगे कि ये जो बॉडी है वो हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम में है। क्या है ये, पार्शियल इक्विलिब्रियम में है। क्या चीज़ की बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन नेट टॉर्क क्योंकि 0 नहीं हो रहा है, नेट टॉर्क क्योंकि क्लॉकवाइज है, इसलिए बॉडी क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, बॉडी इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ये सवाल देखो, ये यहाँ से यहाँ रेडियस हमने एल माना है, सेंटर से ये रेडियस एल है, और ये जो डिस्टेंस है हमारा ये l/2 है। अब बताओ जरा सा कि फोर्सेस देखो कितना लग रहा है, एफ नेट जो लग रहा है हमारा यहाँ पे एफ नेट, तो क्या लग रहा है, एक एफ लग रहा है और सेम डायरेक्शन में ट्वाइस ऑफ एफ लग रहा है, तो टोटल फोर्स हो गया थ्राइस ऑफ एफ। तो ये कह रहा है क्या चीज़ की, जो कि एफ नेट हमारा 0 नहीं है, इसलिए बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, बॉडी ट्रांसलेशनल, बॉडी इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ये जो है इसके अबाउट बॉडी रोटेट कराएगा इस डायरेक्शन में जो है, तो नेट टॉर्क क्या हो गया, तो नेट टॉर्क हमारा हो गया क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखो ये टॉर्क किसकी वजह से टॉर्क हुआ, फोर्स एफ की वजह से टॉर्क हुआ, वो क्या होगा, तो एल इंटू एफ
और ये क्या होगा, क्लॉकवाइज है, मतलब ये निगेटिव हो गया। ठीक है, मैंने माना है कि क्लॉकवाइज टॉर्क में निगेटिव मान के चल रहा हूँ। और ये जो फोर्स है ट्वाइस ऑफ एफ, इसकी वजह से टॉर्क क्या होगा, ये बॉडी को ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वजह से टॉर्क क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज है। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखो जो यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L/2, तो L/2 और इंटू ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया ट्वाइस ऑफ एफ, तो ये कट गया, तो ये हो गया L/F, और ये इसको इधर घुमाएगा, तो नेट टॉर्क कितना हो गया, तो टाउ जो नेट हो गया हमारा यहाँ पे वो हो गया माइनस ऑफ L/F। इस फोर्स की वजह से निगेटिव टॉर्क जो कि बॉडी को क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और इस फोर्स की वजह से जो कि मतलब सेंटर से L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड का है, उसकी वजह से टॉर्क आ गया L/F। तो ये क्या आ गया, जीरो आ गया, मतलब बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्या है यहाँ पे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की आपको एक बेसिक चीज़ को समझाने की। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी इन द प्रॉब्लम्स, as well as we will also try to understand about the moment of force and the very important concept of the lever. Thank you very much.